काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी में आज मौजूद है। इस भव्य आरती के साथ स्वागत कर रहे हैं आप सभी का भी तालियों के साथ एक बार फिर से अभिनंदन। और ये भव्य आरती, अगर आप काशी में हैं, शाम के पहर में ये आरती आपके दिल में उतरती है। सुबह में पहुंचिए काशी के घाट पर, सीढ़ियों पर अलसाई हुई धूप को देखिए, असंख्य घंटियों की उस गूंज को देखिए, मंदिरों में शंखनाद को देखिए। पहुंचिए काशी की घाट पर बनारसी साड़ी के उस खुशबू के साथ, तो आपको एहसास होगा कि काशी किसे कहते हैं। ये काशी विश्वनाथ है, बाबा की धरती है। और इस भव्य आरती के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं ताकि धर्म, साहित्य, पुरातन परंपराओं की जो पहचान काशी में है वो पूरे देश, पूरी दुनिया तक पहुंचे। मार्क ट्वेन ने कहा था कि काशी इतिहास से भी पुराना है। आगे वो ये कहते हैं कि परंपराओं से भी प्राचीन है, किंवदंतियों से भी ज्यादा पुराना है। और इन सब का संग्रह कर दीजिए, उसे भी दोगुना प्राचीन करिए, तब काशी बनती है। तो काशी की गूंज आज देश विदेश हर जगह पर है। अगर चुनावी रणनीति से आप देखें तो 7 बार बीजेपी, 7 बार कांग्रेस और 2-3 बार अन्य दल यहाँ पर जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014, 2019 लगातार प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर जीत रहे हैं। काशी ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और इस शंख की आवाज के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। अलौकिक, अद्वितीय काशी इसीलिए कहते हैं। कितना जोश है आज आप लोगों में। आज चुनाव पर यहाँ की जनता चर्चा करने के लिए एकदम तैयार है। यहाँ पर मंच पर जो मेहमान हैं उनसे परिचय आपका करा देते हैं, जिसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट अपनी। 4 खास मेहमान हमारे साथ जो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले एमएलसी हैं बीजेपी के धर्मेंद्र राय, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव सिंह है, तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। मनोज यादव काका जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राघवेंद्र द्विवेदी जी, प्रवक्ता एसबीएसबी के राजभर साहब की पार्टी के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। अरे बड़ा दिल दिखाइए, किसी भी पार्टी का ताली बजाइए। काशी इसी के लिए तो जानी जाती है। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव किए बिना यहाँ पर किसी बात की शुरुआत होती नहीं है। और इसीलिए शुभारंभ उसके साथ हुआ है। लेकिन इससे पहले कि काशी की जनता सवाल दागे इन नेताओं के सामने, आइए आपको दिखा देते हैं अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट। क्योंकि आज हम अलग अलग 3 जगहों पर गए हैं, जिसमें भदोही में क्या हुआ, अलग अलग जगहों पर जनता ने क्या क्या मुद्दे आज उठाए हैं। इसी उत्तर प्रदेश की 3 अन्य सीटों से मेरी ग्राउंड रिपोर्ट की एक झलक देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को कवर करते हुए अब हम पहुंच गए हैं सुल्तानपुर। देश इस समय बीजेपी में है और इस जनपद में मेनका गांधी जैसा कोई सांसद ना हुआ है, ना हो पाएगा। यहाँ पे जाम की स्थिति जैस की तैस बनी हुई है। सब पूरी जनता का यही है कि बीजेपी को देंगे, जो हमारा भला चाह रही है, खासकर महिलाओं का। सुल्तानपुर में तो बीजेपी ही आएगी। मतदान केवल प्रभु श्री राम के चरणों में होगा। जय श्री राम। यही है कि नौकरी, बेरोजगारी बहुत खराब है यहाँ की। बिकता सामान बिकता। जाति धर्म से ऊपर हर जाति पर काम किया है उन्होंने। मोदी ही जीतेंगे। बेरोजगारी देख लीजिए चरम पे है। 14 प्रदेशों में विपक्षियों की सरकार है, क्या वहाँ महंगाई कम हुई? नल लगा दिया, पानी नहीं आ रहा है। क्यों मोदी? बस अच्छे लगते हैं मोदी। वही योगी बाबा, मोदी बाबा, हर हर मोदी है, घर घर मोदी। मोदी जिंदाबाद। और अब यहाँ से हम लोग आगे उत्तर प्रदेश की अगली सीट के लिए रवाना हो रहे हैं। जिसे कालीन नगरी भी कहा जाता है। अब हम पहुंच गए हैं भदोही में। इतनी खूबसूरत ये कालीनें जो देश विदेश में पहुंचती हैं। काम ठीक चल रहा है?
मैम इस कार्ड का काम तो अच्छा चल रहा है। पीछे सरकार में रहती थी सब्सिडी, आज वो नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अप्रतिम प्रधानमंत्री के रूप में हैं। सपा ने कालीन एक्सपोर्ट मार्ट बनाया है, उसके अलावा आज तक बीजेपी सरकार ने कभी कुछ करने का काम ही नहीं किया है। हम लोग सोचते हैं कि नौकरी हम लोग को मिलेगा, अच्छा हम लोग कमाएंगे। हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे मोदी जी ही आए। बाहरी बनाम भीतर की लड़ाई में एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने जा रहा है। यहाँ से युवा भागने के लिए मजबूर हो गए। यही गवर्नमेंट अपने लिए प्रेफरेबल है। अभी जो देखा जाए चीनी मिल बंद है। नरेंद्र मोदी ने चुनी हुई लोकप्रिय सरकारों को बर्खास्त नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी ने बहुत गलत काम किया है। वो रोजगार के लिए पकौड़ा तले। किसानों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। अब हम लोग यहाँ से रवाना होंगे मिर्जापुर के लिए और फिर मिर्जापुर की जनता क्या कह रही है उनसे बात। अब हम पहुँच गए उत्तर प्रदेश की सीट मिर्जापुर। मस्ती का चाल बा बड़ा बेमिसाल बाना कि हमरे मिर्जापुर में मस्ती का चाल बा बड़ा बेमिसाल बाना। इस बार जो है कि अनुप्रिया पटेल ही जीतेंगी। जी, अनुप्रिया पटेल जी के तो कार्य हैं इतने अनगिनत है कि हम उनको बखान नहीं कर सकते। यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ही चुनाव जीतेंगे। 10 सालों में जो अनुप्रिया पटेल ने काम किया है जिले के लिए हमारे, मैं उन्हीं को वोट करूंगा। एक हमारे गांव का काम है, अभी तक उनसे कोई पीरियड में हुआ नहीं। अनुप्रिया ने काम किया है, कोई सांसद जब से हम जानने लायक हैं, कोई सांसद काम किया ही नहीं। पीतल या कालीन व्यवसाय है वो जीरो पे है। ऐतिहासिक कजरी है मिर्जापुर का, उसी प्रकार से आज अनुप्रिया मिर्जापुर की शान बन चुकी है। ये देश जो है पुरुष प्रधान ही नहीं है, महिला के रूप में देवी प्रधान कहा जाता है। मोदी सरकार ने जो काम किया हो आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया आ जाए तो लाखों से हार के जाएंगे यहाँ पर। आज मिर्जापुर 2050 में जी रहा है। मिर्जापुर में अब हम आ गए हैं माँ विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में। और अगर आप देखेंगे सभी दुकानों को जैसे अयोध्या की तर्ज पर ये वाला हिस्सा दिखाई, ये ऐसे ही एक रंग में सबको आगे रंगा गया है। दोनों तरफ का ये पूरा कॉरिडोर इस तरह से अंत तक सजाया गया है। बहुत पर्यटन लोग का बहुत बढ़ावा हुआ है विंध्याचल में। फायदे है सब, नया जब रोड बन गया है एकदम सुख। 1 साल पहले आए थे यहाँ पे, मैं देख के आंखें चमक गई। योगी जी काम सबसे अच्छा करा रहे हैं विंध्याचल में। ये कॉरिडोर बनने से फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है। हमारे हिसाब से बीजेपी पूर्ण बहुमत से 400 पार रहेगा इस बार। ये योगी जी ने यहाँ के लिए बहुत सब कुछ किया है। यहाँ पे भक्तों का आना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। मुंडन कराने में, जनेऊ कराने में, पूजा पाठ कराने में, जब से कॉरिडोर बना हर एक चीज सुविधा। यहाँ से आपको सीधे लिए चलते हैं अगले सफर पर। अब हमारे अगली जो जगह है, जो पड़ाव होगा, वो है काशी। राय साहब माइक उठाइए और बताइए कि क्यों यहाँ पर क्या काम किया आप लोगों ने जिसकी वजह से पीएम को तीसरी बार देश की संसद भेजा जाए। देखिए, ये काशी पवित्र भूमि है, बाबा विश्वनाथ मानपूर्णा की नगरी है, जहां हम गंगा तट पर बैठे हैं। ये बहुत तपोस्थली है बाबा कीनाराम की, बाबा अवधूत भगवान राम की। मैं नमन करता हूं, उस स्थली को प्रणाम करता हूं। काशी इसलिए आवश्यक है कि इस पवित्र भूमि ने हमारे देश के सबसे नेता, पूरे दुनिया के प्रखर नेता और काशी के सांसद के रूप में जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस काशी की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया, पूरे देश की राजनीति बदल गई, पूरे देश का राजनीतिक वातावरण बदल गया। भारत की राजनीति में एक ऐसा परिवर्तन आया जब दुनिया हमारे गर्व पर महसूस करने लगी, हमारे स्वाभिमान पर हमारे स्वाभिमान को उसने महसूस किया। आदरणीय मोदी जी ने काशी को केंद्र मान करके पूरे दुनिया में जो काम दिखाया, जो आज पूर्वांचल में आप जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, आज स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। एक गरीब जब आंसू अपने खेत के गहने बेचता था, अपने खेत बेचता था, गहने बेचता था, और पूर्वांचल नहीं, झारखंड से लेकर के, बिहार से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के आज अस्पताल की व्यवस्था है, जहां असाध्य रोग,
कैंसर जैसे रोग की इलाज आज काशी में मिल रही है, चौतरफा सड़कें बनी है, रोजगार के अवसर आ रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर का निर्माण हुआ, आज करोड़ों लोग लंदन से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, जहां बाबा के चरणों में नमन करते हैं। काशी का आज जो दर्शन हो रहा है, पूरी दुनिया आलोकित हो रही है, यहाँ की ऊर्जा से पूरी दुनिया आज अयोध्या से। ठीक है, अब अगले राउंड में बोलिएगा नेताजी। मनोज जी, आप माइक उठाइए। मनोज जी, पिछली बार का चुनाव देखिए, शालिनी यादव समाजवादी पार्टी की दूसरे नंबर पर आई थी और कांग्रेस पार्टी के अजय राय, जो कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, चुनाव लड़े, वो तीसरे नंबर पर आए थे 14% वोट्स के साथ। पीएम को मिले 63% वोट पिछली बार, 16% शालिनी यादव, 14% तीसरे नंबर पर थे आपके यूपी के अध्यक्ष अजय राय साहब। फिर भी आपने कांग्रेस को टिकट दे दिया इस बार स्नेह में। देखिए, ये तो एक काशी की धरती है, बहुत ढेर सारा उद्बोधन हमारे बीजेपी के साथी ने करा। सबसे पहले तो आपके इस कार्यक्रम के मंच को उन्होंने राजनीतिक मंच समझा। जो आपने उनसे बुनियादी सवाल किया, जो इस देश के प्रधानमंत्री का उन्होंने इतना ज्यादा, चूंकि वो दरबारी हैं बेचारे, अपने प्रधानमंत्री की तो दरबारीगिरी करेंगे। सवाल आप अगर आप सवाल पूछें, हम परिवारी नहीं है, ये वही नरेंद्र मोदी नहीं है, ये वही हम दरबारी भी नहीं है, हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र को नेतृत्व देने वाले के साथ चलते हैं, जिसने दुनिया को बता दिया भारत भूमि क्या है, भारत वर्ष क्या है, भारत का स्वाभिमान क्या है, भारत का अभिमान क्या है। ऐसे पवित्र भूमि से आप गलत भाषा का इस्तेमाल कीजिए, दरबारी रुक जाइए, ये गलत रुक जाइए, आराम से। हम राष्ट्रवादी हैं, हम मोदी के सिपाही हैं, हम योगी के सिपाही हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। लड़िए मत। आप गलत भाषा का इस्तेमाल न करिए। अरे शाउटिंग मैच नहीं करना है भाई, वापस लीजिए, ये गलत शब्द है, ये गलत। ठीक है, मैं आपकी आपत्ति को दर्ज करती हूँ। काका साहब, एक सेकंड, दरबारी नहीं, मिस्टर मनोज काका, एक सेकंड मिस्टर, हेलो, एक सेकंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, जब मैं बोलूँ तो आप लोग मेरी बात सुनिए प्लीज, ये तरीका नहीं है। मनोज जी, वो एमएलसी हैं बीजेपी के, क्या दरबारी कह रहे हैं आप? जानबूझ के ऐसे शब्द प्रयोग, अरे वो बीजेपी के पीएम की प्रशंसा नहीं करेंगे। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए प्लीज, ऐसे शब्द मत बोलिए, ऐसे शब्द मत बोलिए प्लीज सर, प्लीज। का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, अब सुनिए, शांत होइए, शांत होइए। इस देश के प्रधानमंत्री जब इस काशी में आए, जब कबीर के इस काशी में आए देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और मैं माँ गंगा का ये जल लेके आया हूँ। ये धर्मेंद्र बताए कि माँ गंगा कितनी साफ हुई, हाथ में पकड़ के बताओ माँ गंगा कितनी साफ हुई, बता दो। आप अपने माँ गंगा भाषा इस्तेमाल सही करिए। आप बड़े नेता इतने नहीं है, आपको जानता हूँ, गलत, आप पूरब के हैं, पश्चिम के नहीं है, ये गलत भाषा का इस्तेमाल आप ये उत्तर प्रदेश में बाहुबल दिखाना चाहते हैं। ये बाहुबल से ये लोकतंत्र नहीं चलता है, ये बाहुबल से लोकतंत्र नहीं चलता है, ये शालीनता से चलता है, ये सभ्यता से चलता है, ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। ये गलत बात नहीं, गलत बात नहीं करिए, मंच की शालीनता रखिए, खबरदार, मंच की शालीनता रखिए। अजय राय जी को आप लोग यहाँ भिड़ाते हैं, चुनावी मैदान में उतारते हैं, लेकिन शायद आप लोग भी जानते होंगे पीएम की जो यहाँ पर लोकप्रियता है 14 के मुकाबले 19 में बढ़ी है। क्या वाकई टफ फाइट दे पाएंगे मिस्टर राय? देखिए, प्रधानमंत्री जी की जिस लोकप्रियता की आप बात कर रहे हैं, अरे प्लीज, पहली बात इस काशी का और बाबा विश्वनाथ का अपमान अंजना जी इस प्रकार किया गया कि हम केवल हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, हम कभी हर हर अंजना नहीं लगा सकते, हम कभी हर हर संजीव नहीं लगा सकते। बाबा का यहाँ अपमान किया गया कि एक व्यक्ति के साथ जोड़ा गया, सबसे पहले। दूसरी बात, जब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आए, आपको याद होगा अंजना जी, आप भी आई थी, जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे माँ को, गंगा को माँ कहते थे, अरे कैसा पूत था,
कि 5500 बीओडी में पैरासूट पहन करके नहाए थे, वो भी जो आपको प्रदूषित जल दिखा रहे तो जनता ने क्यों चुना फिर उनको? मैं कह रहा हूँ ना, बार बार क्यों जीत रहे हैं? जनता तीसरी बार चाय नहीं पिएगी, 2 बार चाय पी ली, तीसरी बार चाय अंजना जी आप भी जानती है क्यों चाय के समान होती है। 10 लाख से आज इस समय तो सबसे बड़ा सवाल है कि आज काशी की में नहीं सब क्या बात कर रहे हैं। शाउटिंग मैच मत कीजिए, आज तक सुनिए, सुनने का ध्यान रखिए। मैं आपको मौका दूंगी, मेरा वादा है, लेकिन उनको पूरा करने दीजिए। इसलिए कह रहा हूँ कि माँ यहाँ वेंटिलेटर पे पड़ी थी अविरलता निर्बलता को लेकर के। पूछे बनारस के लोगों से, नहर खोदा गया, क्या कोई बेटा ऐसा कर सकता है क्या? और इतना ही नहीं, 1600 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा से लेकर के और गौतम अडानी तक खाए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है। जवाब दीजिए, क्या बात है इसके बारे में? अब जवाब सुनिए, ये लोग विकास के दुश्मन हैं। आज 2017 के बाद अब बोलने तो एक लाइन बोल रहे हैं पूरा। ये बनारस है मनोज भाई, अंजना जी भोजपुरी में हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये बेटा नहीं था, ये माई से कमाई करने वाली औलाद है जो माँ को बेचने का काम कर रहा है। आराम से थामिए, आऊंगी। यह लोग विकास के दुश्मन हैं। यह लोग 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, अब बोलेंगे नहीं, अब बोलिए। उत्तर प्रदेश में चौतरफा दंगे होते थे, चौतरफा माफिया का राज होता था। मैं कहता हूँ 2017 लोग सुरक्षित नहीं है, न्यायालय में लोग सुरक्षित नहीं है। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बता दे कि सड़कें नहीं बन रही हैं। आज कोई आज पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, प्रयाग, काशी, मथुरा, अयोध्या, आज सड़कें सज गई हैं, बाबा का दरबार सज गया है। आज सारे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, भर्तियों में भ्रष्टाचार बंद हो गया है, माफिया राज खत्म हो गया है। ये लोग फातिया पढ़ने जाते हैं, मऊ के दंगे को भूल गए हैं। जब ये जात की राजनीति करते हैं, जब मुख्तार अंसारी ने ठीक है, अब आपकी बारी है, अब आप पूछा संभालिए। यादव बंधुओं को पीएम की लोकप्रियता और काशी चुनाव के इर्द गिर्द, ठीक है साहब, सरकार के नुमाइंदे लोग, ठीक है। अरे एमएलसी साहब इधर भी देखिए, रुकिए, कभी कभी तो सुनिए। प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि चैलेंज कराया जा रहा है इस बार। देखिए, काशी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे भारत की जनता तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार के नाम से बम बम गूंज रहा है पूरे देश में। और ये कहते हैं दरबारी समाजवादी पार्टी के परिवार में होता है। अगर कोई छौंगा प्रत्याशी यादव बता दे तो मैं कहूंगा कि दरबारी नहीं है, ये दरबार जाकर डील करते हैं। इनके यहाँ केवल प्रवक्ता, केवल नेता यादव हो सकते हैं, सांसद का प्रत्याशी यादव नहीं हो सकता है। अगर इनको लड़ना होगा तो परिवार के लोगों को लड़ाएंगे। अंजना जी, 2019 का चुनाव मैं आपको याद दिला दूं, सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था भारतीय राजनीति में। उतना बड़ा गठबंधन न कभी हो सकता है। उधर पीछे से कोई पूछ रहा था कि चवन्नी की तरफ पलट गए। नहीं, चवन्नी की तरफ पलटने की बात नहीं है। वो जमाना था जब मैं इनके साथ गया, यहीं आपके बगल में आजमगढ़ है, आजमगढ़ में चुनाव ये हार रहे थे, धर्मेंद्र यादव इन्हीं के भाई प्रत्याशी थे। हम लोगों कहे कि आप एसी कमरे से बाहर निकलिए, ये बेअंदाज थे, कहने ना हम तो जीत जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए क्या जीते। अब मैं 5 सवाल लूंगी, हर तरफ आऊंगी, यहाँ भी और उधर भी। बस अपनी जगह पे रहिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और एक एक व्यक्ति ही बोलेगा। बोलिए। मैं समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग यादवों की पार्टी बनते हैं? अपने परिवार के 5 यादवों के अलावा कोई भी प्रदेश में टिकट आपने दिया हो तो ये बता दें। मनोज जी, देखिए, समाजवादी पार्टी, पहले तो साथी ये जान ले, समाजवादी पार्टी किसी जात की नहीं पार्टी है। समाजवादी पार्टी संवैधानिक समाजवाद की पार्टी है, और हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा सारे जात वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया। कुशवाहा समाज को 8 टिकट दिया गया है, कुर्मी समाज को 10 टिकट दिया गया है। ये पहली ऐसी समाजवादी पार्टी इस देश में पार्टी है जो दलित वर्ग के 2 प्रत्याशियों को मेरठ और अयोध्या सामान्य सीटों पे भी लड़ा। मनोज काका को क्यों नहीं टिकट मिलता? एक फैमिली के 5 लोगों को मिल जाता है। आप जैसे बड़े लोगों से संवाद कर रहे हैं, ये क्या कम है? ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला राष्ट्रीय जी, मेरा सवाल मनोज काका सुभाषपा के प्रवक्ता से है कि भाजपा की जीत की गारंटी दे रहे हैं। अभी 6 महीने पहले माँ बहन की गाली देते थे आप भाजपाइयों को। भाषा की मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा। आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही है, भाषा की मर्यादा रखें। ऐसे ही घर में भी बात करते हैं क्या आप?
आप बोलिए, गालियां देते थे, ऐसे मत बोलिए, गलत बात। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, इनके यहाँ इसी तरह का भाषा यूज होता है। वो पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, 6 महीने पहले तक गाली देते थे जी। ये कैसी आप लोगों की सहूलियत की राजनीति होती है कि जिधर देखते हवा चल रही है तो तुरंत लेट जाते गाली हैं। तो हम अखिलेश यादव जी को भी देते थे, सफाई भेजने के लिए बताए, सफाई चले गए। उत्तर प्रदेश में इनका खाता नहीं खुल रहा है। परिवार का सीट पिछली बार भी हारे, इस बार भी हारेंगे। स्थिति यह है, इतनी मति इनकी भ्रमित हो गई है कि 10-10 बार प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है। अंजना जी, 10-10 बार कार्यकर्ता इनके लड़ने को तैयार नहीं है। जब ये टिकट दे रहे हैं तो लोग वापस कर दे रहे हैं। जैसे देख लीजिए, इन्हीं के साथी प्रवक्ता हैं। क्या स्थिति थी मेरठ में, रामपुर में पीडीए का फुल फॉर्म में एफआर रगड़ा बताते हैं, देवरिया में, सोनभद्र में आदिवासी बताते हैं और रामपुर में अल्पसंख्यक बताते हैं। सवाल है, देखिए अजय राय जी, सवाल है आपके पास कोई? किससे पूछ रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता से, कि अजय राय जी के डीएनए में भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है, अजय राय जी के अंदर, और संघ का डीएनए है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पल्लवित पोषित अजय राय जी कांग्रेस को 1 जून को वोट देंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट देंगे? इस पे कांग्रेसी जवाब दे मुझे। मुझे लगता है अंजना जी कि 52 करोड़ रुपए कोविशील्ड पे लेकर के साइंटिस्टों का बयान है कि जिन्होंने हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को मौत का सौदा करके डीएनए बदल दिया, उनको सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर डीएनए बदल चुका है। और ये डीएनए की गारंटी है कि 50 सालों के ये चीचक का जो टीका लगा है, आज उससे भाजपाई टहलते हैं। मुझे लगा आप डोले शोले क्यों दिखाने लगे बीच शो में? नहीं, डोले शोले नहीं, वो तो है ये भाजपाइयों के लिए। अच्छा, कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इस बार यहाँ पे? हाथ उठाइए आप लोग। फर्स्ट टाइम वोटर्स को बोलना चाहिए। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास भी। मेरा सवाल है कांग्रेस से, वो सॉरी बीजेपी वालों से, कि बनारसी साड़ी के नाम से फेमस है। बनारस का हुनरमंद बुनकर 1.5 लाख बनारस छोड़कर पलायन कर गया है, और बुनकरों की 6 से 7% बिजली, बुनकरों की 6 से 7% बिजली 1 अप्रैल 2023 से बीजेपी सरकार ने बढ़ाकर कारोबार को 40% पीछे लेकर गया है। आखिरी जवाब दीजिए। जी, शायद हमारे इस बंधु को पता नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी में 2014 में जब हमारी सरकार आई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो बुनकरों के लिए एक सेकंड, स्पेसिफिक सवाल, बुनकरों के लिए आपने क्या किया है? 1, 2, 3 बताइए। बुनकर सेवा केंद्र 550 करोड़ रुपए से काशी में लालपुर में बनाया है, और वहां से विश्व में आज साड़ियों का निर्यात बढ़ा है। आज साड़ी बनारस नहीं पूरे दुनिया में चमक रही है। अभी सारे बनारस में आए थे रणवीर सिंह और बहुत सारे लोग, उन्होंने फैशन शो में काशी की परंपरागत साड़ियों की, बीच में नहीं, मैं बोल रही हूँ आपको, बीच में नहीं तो बीच में साड़ियों की उनको पूरा करने दीजिए प्लीज। आज आप हाथ उठाइए, मैं आऊंगी। मैं क्या दूंगा आपसे? क्या मतलब भाई साहब? इधर देखिए, इधर बोलिए। हेलो, साड़ियों का आज निर्यात हो रहा है। साथ बंधु को उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 24 घंटे बिजली बुनकर के लिए सबसे आवश्यक होती है। बिजली कम यूनिट दर पर बुनकरों को, बुनकर भाइयों को बिजली दिया गया है। ये लोग एक संप्रदाय से देखते हैं बुनकर को। बुनकर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सबके लिए बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने जवाब दीजिए जो आपको सहायता दी है। अब सुनिए, छोटा सा, जब आप कोई सवाल पूछ देंगे तो ये तुरंत हिंदू मुसलमान पे आ जाएंगे। इनका समूचा पूरा चरित्र यही है। इसी बनारस के बीएचयू में एक बेटी को बीजेपी के 3 दरिंदों ने लूटा। माइक के पास, मुंह के पास करके बोलिए। उस पर कोई जवाब अभी भारतीय जनता पार्टी, ऑडियो बढ़ाइए, इनका ऑडियो बढ़ाइए। 30 अप्रैल को अभी 30 अप्रैल को जा रहा है भैया, बैठिए। 30 अप्रैल को गुस्सा कीजिएगा ना तो रॉकेट बन के उड़ जाइएगा। युवा की जान चली गई। 30 अप्रैल को बनारस में एक युवा की जिम करते करते जान चली गई। आज पूरे देश ये पूछ रहा है कि जिस कोविशील्ड का वैक्सीन 175 करोड़ लगा, उससे भारतीय जनता पार्टी ने 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। आज देश का हर नागरिक ये सहमा हुआ है, देश का हर नागरिक ये सहमा हुआ है कि उसकी कब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, कब हार्ट अटैक आ जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं
कि यम निजा परोवेति गणना चलक उचेत सामुदार चरुतानांतु वसुधैव कुटुंबकम। वो नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन मणिपुर में दरिंदगी का हद झेल रही बहनों से मिलने नहीं जाते हैं। जो बीजेपी कहती है कि 400 पार, वो बीजेपी, अंजना जी आप तो एक विदुषी पत्रकार हैं, आप जरूर जानती होंगी, वो बीजेपी अब मणिपुर में चुनाव नहीं लड़ रही, वो बीजेपी अब लद्दाख में चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां इनका सिटिंग सांसद था। वो बीजेपी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है। इसका जवाब दीजिए। वो बीजेपी सुनिए तो ठीक है काका साहब, रुक जाइए। हो गई भूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो गई पूरी बीजेपी, जिसने देश के बहादुर बेटियों का अब ये रिसर्च स्कॉलर हो गए कि इनको कोविड की रिसर्च मालूम हो गई है। अरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो कोविड में, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के विवाहों पर अब आप ये नहीं कह सकते हो कि नरेंद्र मोदी ना होता तो मनोज जी मत कीजिए, ये मत कीजिए। ऐसा तो मानने वाले लोग नहीं है। मोदी जी नहीं होते तो भी सब कुछ होता, वो है तो चलिए फर्स्ट टाइम वोटर्स हाथ उठाइए। यहाँ पे जो क्या कौन सी कोविड की व्यवस्था थी? फर्स्ट टाइम वोटर्स, ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। आप कहाँ से फर्स्ट टाइम वोटर लोग हैं? गजब कर दिया आपने। जब मऊ दंगे में हमारे यादव सबसे पहले तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो काशी हमारे 15 सालों में बदल चुका है। ठीक है, एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मैं हर एक उस फर्स्ट टाइम वोटर से ये अपील करूंगा कि आप लोग हमेशा एजुकेशन पे, जो पॉवर्टी लेवल है उस पे, और जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है उस पे, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना ग्रोथ करें। कोई सवाल है या ज्ञान है खाली? मेरा सवाल बीजेपी से ही है। मेरा सवाल बीजेपी से ही है। मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग जीत रहे हो अगला लोकसभा का इलेक्शन, आप लोग अगले काशी में अब क्या करने वाले हो इस चीज को बता दो। आप फर्स्ट टाइम नहीं है, सच सच बोलिए, पक्का फर्स्ट टाइम? देखिए तार वोटर कार्ड। हम भाजपा से प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं। हाँ, बीजेपी वाले से पूछ रहे। बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा ये कहना, माइक चालू हो क्या? अच्छा, हम पूछना चाहते हैं भाजपा प्रवक्ता से हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो बोले थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, यहाँ तक से BSNL बेच दिए। अब बचाए क्या जनता? जवाब दीजिए। ये आंकड़े आपको हम प्रस्तुत करेंगे तो आपको बहुत देर होगी, लंबा समय लगेगा। मैं कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा देश आज सुरक्षित हाथों में है। आप चाइना चले जाइए, चाइना ने जो डोकलाम में हुआ, क्या आप उसको भूल गए हैं? तो माइक पास कीजिए, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हमारे देश में जो सेना का अपमान होता था, क्या आप भूल गए हैं? जब पाकिस्तान से हमारे देश की सीमा में सिर कटी लाशें फेंक दी जाती थी, क्या आप भूल गए हैं? मऊ में जब दंगा होता था, जब हमारे यादव बंधुओं की वहां सरेआम हत्या हुई, जब एक माफिया ने किया, क्या आप वो समय भूल गए हैं? क्या वो आप समय भूल गए हैं कि फातिया पढ़ने लोग जाते हैं? आज उत्तर प्रदेश में सुशासन का सरकार है, आज माफियाओं का खात्मा हो रहा है। हाँ। आज देश सुधर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मैं नौजवानों को भरोसा देना चाहता हूं कि जब नौजवानों का यही एक सरकार है, आदरणीय मोदी जी जब प्रचंड बहुमत से 400 सीटों के साथ जब आएंगे तो एक नए भारत का निर्माण होगा। हमारा 2037 का विकसित भारत का जो संकल्प है वह पूरा होगा। देखिए, आप बहुत सारी मीन-मेख निकाल रहे हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि पीएम यहाँ पर लगातार बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। ऐसे में आपके पास कार्ड क्या है? कार्ड मुझे लगता है ये जवाब दे दें, पूरी दुनिया को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है 10 सालों अंजना जी। मेरे 3 सवाल हैं। नरेंद्र मोदी जी, एक कोई सरकारी कारखाना बनाए हो बनारस में? क्योंकि 1961 में यहां डिरेका बना। कांग्रेस की सरकार 35 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं है। आज 50,000 परिवारों का पेट पलता है।
कल नरेंद्र मोदी जी ने रहे तो एक कारखाना गिना सके। दूसरी तरफ इनका 2017 का मैनिफेस्टो पढ़िएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से विश्वविद्यालय बना रहे थे। मोदी जी का यूट्यूब पे चलता है कि हर हफ्ते विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। एक शैक्षणिक संस्थान खोला तो बता दे। और तीसरा, एक हॉस्पिटल बता दे कि जो बीएचयू के समकक्ष खोला हो। ये तीनों का जवाब हो तो बता दे, वरना क्रूज के नाम पे गुजरातियों को बेचने के लिए 18% जीएसटी के साथ गंगाजल बेचने के लिए यहाँ पे डॉकयार्ड के नाम पे 1000 करोड़ रुपया किसका बर्बाद किया गया? क्या जवाब देंगे? आज अस्पताल खुल रहे हैं, आप काशी में रोजगार की बात करते हैं। बताइए ना कारखाना। आप भाई काशी किसी से भीख नहीं मांगती, सामने से काशी का नागरिक किसी से भीख नहीं मांगता। ज्यादा नौजवान हूँ, ये काशी है, ज्यादा खून है। हाँ। ये सालिन काशी भीख नहीं मांगती किसी से। आप एक कारखाना बताइए, एक विश्वविद्यालय बताइए, एक हॉस्पिटल बताइए, कोई जवाब नहीं है। कभी लड़ लीजिएगा, आइएगा। ये लड़ाई का मंच केवल बनारस के लोगों को बेचने का काम, कभी क्रूज के माध्यम से, कभी डॉकयार्ड के माध्यम से, कभी के नाम से, केवल बनारस सवाल का जवाब देने नहीं आ गए हो। अंजना से लोगों की पीड़ा नहीं खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, अरे मोदी जी देख रहे हैं, मोदी जी देख रहे हैं, पूरा जवाब देने से कुछ नहीं हो जाता। मोदी जी देख रहे हैं, विश्वविद्यालय बनाएंगे, बताओ ना, एक विश्वविद्यालय का नाम बताओ, एक अस्पताल का नाम बताओ, एक कारखाना का नाम बताओ, कुछ तो बना नहीं, बस भाषण देना है। ये उदंडता नहीं, यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे। मैं तो जब सवाल पूछा जा रहा है तो बेचारे बंगले झांक रहे हैं। टीचरों को हटा दिया गया। ये उत्तर प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं? अंजना जी, ये उत्तर प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं? टीचरों को हटा दिया गया। 68,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं करते। ये उत्तर प्रदेश पर्चा पेपर लीक प्रदेश हो चुका है। काशी को नहीं दिख रहा है आज काशी। चलिए अब आखिरी के 2 सवाल मैं लूंगी, एक सवाल इधर से, एक सवाल इधर से। आप बोलिए सर। मैडम, हम बनारस के निवासी हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, नौजवानों को ठगने का काम अगर देश में कोई सरकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी की है। शिक्षा के मुद्दा सवाल है आपके पास? सवाल है। ये भारतीय जनता पेपर लीक, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त, महिलाओं के साथ बलात्कार, हर जगह करप्शन ही करप्शन, बिजली का कहीं नामो निशान नहीं है। हर छात्र नौजवान इस भारतीय जनता पार्टी के मैडम जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी को जो आज के डेट में भारतीय झूठा पार्टी है उसके लिए जो है 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। सवाल है कोई? कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग हंसते हंसते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल डालो इस तालाब के पानी को, अब तो जो डूबने पे आ गए हो। जवाब दीजिए। आप ही के लिए सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जवाब दीजिए। बिल्कुल, हर बोलिए। ये लोग शांति से रहें, हर प्रश्न का इनके दिल में जवाब है। दूसरा मोदी, दूसरा योगी, इस उत्तर प्रदेश को नहीं मिल सकता। एक एक व्यक्ति के दिल में मोदी उतर आए हैं। जब आप रिजल्ट देखिएगा तो 10 लाख से अधिक वोटों से ये जो नेता बैठे हैं ना, इनके घर के वोट भी इनकी पार्टी को नहीं मिलने वाले हैं, वो कमल के फूल को मिलने वाले हैं। तो इसलिए ये लोग परेशान हैं, इनके घर में ही इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये लोग परेशान हैं, ये लोग विकास के दुश्मन हैं, ये लोग विकास नहीं देखना चाहते। आज अयोध्या का विकास नहीं देखना चाहते, आज काशी का विकास नहीं देखना चाहते, आज मथुरा का विकास नहीं देखना चाहते। ये लोग विकास के दुश्मन हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस, ये तो उसी तरह लग रहा है कि जैसे गब्बर सिंह रामचरितमानस की चौपाई सुना है। ठीक है, मनोज जी की बारी है। मनोज जी, भारत का विभाजन हुआ है। जयप्रकाश नारायण जी नहीं चाहते। फर्स्ट टाइम वोटर, उसको बीजेपी पर भरोसा है, पीएम पर भरोसा है। जयप्रकाश नारायण जी ठीक है साहब। हाँ, देखिए आपने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर्स है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को अगर किसी पे भरोसा होगा तो मैं समझता हूं, हम सभी समझते हैं कि उस पर उसको भरोसा होगा जो उसके माँ बाप के दुश्वारियों को कम करने का प्रबंध करेगा, रोजगार देगा।
अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स को किसी पे भरोसा होगा तो उस सरकार पे भरोसा होगा जो कम से कम सद्भाव लाएगी, उस सरकार पे भरोसा होगा जो कम से कम महंगाई कम करेगी, उस सरकार पर भरोसा होगा जो कम से कम नौजवानों के लिए शैक्षणिक संस्थान बनाएगी, उस सरकार पर तो कतई नहीं होगा जिसके मुखिया लगातार झूठ बोलते हो। वो एक बात है ना कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। तो यही हाल है धर्मेंद्र जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का। जब कोई भी आप सवाल करेंगे, जुड़े हुए सवाल लोगों के जीवन से, उन पर कोई जवाब नहीं है। मैंने सवाल पूछा, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, अगला सवाल अंजना जी सुन लीजिए प्लीज। अच्छा, हाँ, सबसे पहले मैं आज तक को प्रणाम करना चाहूंगा राज तिलक के इस कार्यक्रम के लिए। मैं कहना चाहूंगा इतना हो हल्ला करने से कोई भैया फायदा नहीं हो। खाली हम यह कल चाह, मैं गायक अमलेश शुक्ला कि लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा। एक मिनट, अरे राज तिलक आज तक सजल बड़का अखाड़ा कहाँ? अरे सांस्कृतिक राजधानी में कहना है, अरे होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे कितने पानी में, होई भिड़ंत भैया फरिया जाई के बाटे कितने पानी। एक हो गया एक लाइन नहीं, मन नहीं मान रहा है। और गाना मैं आज तक के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1 जून के सब लोग वोट देवा जरूर जाए। सही बात है, सबको वोट देने के लिए। अब मुझे लगता है कि हम शो के अंत की तरफ जा रहे हैं। 2 लाइन में आपकी पार्टी क्या करेगी, जनता के लिए क्या करेगी, आपकी जवाबदेही क्या है वो बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के भी विधायक हैं, कांग्रेस के भी हैं, बसपा के भी। सबसे ज्यादा अगर कोई सदन में बोलता है तो हमारा नेता। विपक्ष का जो काम है, जब तक हम विपक्ष में थे सबसे बढ़िया से निभाए। आज हम सत्ता के साथ हैं, सत्ता के साथ भी रहते हुए जो दबे कुचले लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनकी भी आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है मनोज जी, 2 लाइन। मनोज जी, आप जनता के लिए क्या करेंगे वो बताइएगा। देखिए, जनता के लिए सबसे पहले हमारा जो घोषणा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जारी करा है, उत्तर प्रदेश के राजनीति में आज भी आप देखेंगी तो एक्सप्रेसवे जो बना है वो अखिलेश यादव का देन है। इस नौजवानों के हाथों में अगर लैपटॉप किसी राजनीतिक दल की सरकार में आया तो समाजवादी पार्टी की सरकार में आया। ठीक है, हमारी सरकार की जो एक मूल बात है कि रोटी कपड़ा सस्ता होगा, ठीक है, टाइम की कमी है। 2 लाइन मैंने बोला, आपकी बारी है। जनगणना होगा, जो साथ में आएंगे, क्या करेंगे, उसको हर तरह की भागीदारी दी जाएगी। इस देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवा न्याय, महिलाओं के साथ मणिपुर से लेकर के और उन्नाव तक की जो घटना हुई, नारी न्याय की बात कर रहे हैं। किसानों को MSP के दाम देंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे। और हमारा चौथा साझेदारी का न्याय है। और उसके साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि जो भी ये संपत्ति को लेकर के पूंजीपतियों को दिया गया उसकी जांच कराएंगे और गरीबों को जनता के लिए क्या करेंगे। 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, सारा उस पर हमारा फोकस है। काशी के लिए 10 वर्ष में आदरणीय मोदी जी ने जो किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा, सभ्यता, संस्कृति को उठाने के लिए, ऊंचाई देने के लिए किया है। हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आइए आपको दिखाते हैं राज तिलक में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से ये खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 2 लोगों को शहजादे कहा, जिसमें से एक हमारे साथ बैठे हुए प्रतिपक्ष के नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी जी क्या कहेंगे? एक तो राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि शहजादे हैं, पटना में आप बैठे हुए। नहीं, हमने सुना तो नहीं, हम खुद ही अपने चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त थे, बट लोगों से पता चला कि शहजादा कह करके उन्होंने बताया है, तो हम तो कहेंगे वो पीरजादे हैं। पीरजादे मतलब बुजुर्ग होते हैं, तो कुछ भी कहें, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी कहने का अधिकार है उनको। लेकिन दरभंगा आए तो जरा जा करके एम्स देख लेना चाहिए था जो बनवाए थे। वो तो गए नहीं वहाँ एम्स, जाना चाहिए था, या इसके बारे में जिक्र करनी चाहिए थी। जिक्र किया उन्होंने, कहा कि अर्चन शोभन वाला जो हम लोग जमीन दिए, उसमें तो पहले भारत सरकार मना कर दिया था।
डिले विलम्ब का कारण क्या है? भाई कब से स्वीकृत थे दरभंगा में और किन की राज्य में सरकार नहीं? वो तो हम आए 17 महीने में, स्वास्थ्य मंत्री हम थे और डीएमसीएच हम लोगों का धरोहर रहा है। पीएमसीएच के बाद उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को लगा कि डीएमसीएच को खुद हम डेवलप करेंगे और लैंड हम लोगों को जो देना होगा, मिट्टी भी भराई करनी होगी और अच्छे लोकेशन पे देंगे ताकि दरभंगा का भी विस्तार हो सके। तो हम लोगों ने दिया, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कहीं बोल दिया था कि भाई एम्स तो बन चुका है। अब एम्स के लोग डेली आकर के शोभन घूमते के जाते हैं, एम्स उनको मिल ही नहीं रहा है कहाँ। खैर जो भी बात हो, ये मिथिला की धरती है। झंझारपुर, दरभंगा, मधुबनी लगातार तीनों एनडीए के सांसद हैं। 15 सालों से इनके सांसद, राज्य में इनका सरकार, केंद्र में इनका सरकार। क्या हुआ इस जगह पे? तो ये मिथिला की धरती प्रबुद्ध लोगों की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है। और यहाँ प्रधानमंत्री जी अगर आकर के इधर उधर की बात करेंगे, और यहाँ मिथिला के लोग सदियों से जमुना और गंगा जो तहजीब है इस धारा पे रहे हैं। संजोग आज ये मिथिला की धरती काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात। मिथिला की धरती पर आज आप भी थे, प्रधानमंत्री भी आए। तो ये बताइए कि एम्स का मामला जो है इस चुनाव में दरभंगा में खासतौर पर कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए मुद्दा तो यही है ना, और होना भी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। हम शुरू से कहते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बात होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस ले जाएगा, ये ले जाएगा, वो ले जाएगा। कल को आएंगे कहेंगे कि तुम्हारा शर्ट का बटन ले जाएगा, तुम्हारा आधा कमीज खींच ले जाएगा, तो पैंट उतार ले जाएगा। ये शोभा नहीं देता ये प्रधानमंत्री को, ये बातें। और काम देखिए एम्स का हो, एयरपोर्ट का हो, अब देख लीजिए टर्मिनल का क्या हाल है। और देश का सबसे महंगा का टिकट अगर मिलता है तो दरभंगा का ही मिलता है। यही प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को भी हम हवाई जहाज में पहनाएंगे। आज आप ही बताइए क्या कीमत है? बहुत कीमत तो है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आरक्षण को लेकर इस चुनाव में फिर से मैं देख रहा हूं कि काफी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मेरे जीते जी आरक्षण को, ओबीसी या एसटी/एससी का आरक्षण कोई उसको हर नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। अब थर्ड फेज का चुनाव होने वाला है। हम कह रहे हैं, हम शुरू से क्या देख रहे हैं, मतलब सीन क्या है? हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब मूड क्या है बिहार का? लोग यही गाना गा रहे, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, तेरे वादे ने देश को मारा। यही है देश, बस देश का बंदा सीधा साधा मारा गया तेरे वादे पे। तो अब वो घड़ी है जब हम आपको बताएंगे राष्ट्र तिलक में आज का लकी नंबर क्या है। हर रोज का लकी नंबर नोट करके रखिए, फिर हम भेजेंगे सोशल मीडिया के जरिए। हम आपको बताएंगे एक लिंक जिस पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी और सारे लकी नंबर्स हर रोज के भरने हैं। आज का लकी नंबर है 6 नोट कर लीजिए।